आज से करीब 200 साल पहले फ्रांस के अंदर एक विलेज था, आसे नाम से। जेवियर विटॉन नाम का एक आदमी रहता था और इनके घर में 4 अगस्त 1821 को जन्म होता है लुई विटॉन का। लुई विटॉन के जो फादर थे एक गरीब किसान थे और मदर क्रॉनी जो थी वो हैट्स बना के बेचती थी और ऐसे करके इनका घर चलता था। अब क्योंकि फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, तो लुई विटॉन ने अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ के अपने फादर के साथ खेतों में ही टाइम बिताया। और जब लुई विटॉन करीब 10 साल के थे, यानी कि ईयर 1831 का टाइम था, तो लुई विटॉन की जो मदर थी उनकी डेथ हो जाती। अब इसके बाद क्या होता है कि डेथ होने के कुछ ही टाइम बाद लुई के जो फादर थे वो दूसरी शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद लुई विटॉन की जो स्टेप मदर थी वो लुई को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी और उनके फादर भी इसमें कुछ नहीं करते थे। अब साल 1831 में लुई विटॉन के जो फादर थे उन्होंने शादी की थी और आने वाले 3 साल तक लुई जो थे ये सारी चीजें झेलते हैं। लेकिन जब खाने वगैरह में दिक्कत होने लग जाती है और चीजें हद से बहुत ज्यादा बाहर हो जाती हैं, तो साल 1835 में जब लुई विटॉन 13 साल के थे, ये रात में अपने घर से बिना किसी को बताए भाग के पेरिस की तरफ जाने लगते हैं। और पेरिस की तरफ ही लुई इसलिए जाते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे लुई ने बहुत ज्यादा नाम सुना था पेरिस का कि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो ये अपने हिसाब से बिना किसी से पूछे आसे से पेरिस की तरफ निकलने का प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। अब लुई विटॉन ने ये प्लान तो बना लिया था, लेकिन इस पूरे प्लान में दिक्कत ये थी कि आसे से पेरिस जो था वो 292 मील्स की दूरी पे था और लुई विटॉन जो थे उनके पास इतनी दूर जाने के लिए पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो लुई को मजबूरन पेरिस की तरफ पैदल जाना पड़ता है। अब इस पूरे रास्ते में बीच बीच में जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे लुई विटॉन रुके, वहाँ छोटे मोटे काम किए ताकि खाने का इंतजाम हो सके, रहने का इंतजाम हो सके। और कभी कभी जब रहने की जगह नहीं होती थी तो ये जंगल में ही सो जाते थे और कई बार तो ये भूखे भी सोते। और ये सारा सिलसिला 2 साल तक चलता है। लुई विटॉन अपने सफर में लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार पेरिस पहुंच गए। पेरिस पहुंचने के बाद उनका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी तरह का काम करके अपनी जीविका चलाएं। संयोग से उसी समय पेरिस में रेलवे सेवा शुरू हुई थी, जिससे यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। जब लोग यात्रा करते थे तो वे अपने साथ सामान ले जाने के लिए बॉक्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे बॉक्स बनाने वालों की मांग काफी बढ़ गई। उसी इलाके में मॉन्सियर नाम का एक कारीगर था जो बॉक्स बनाने का काम करता था और उसे एक सस्ते हेल्पर की जरूरत थी। लुई विटॉन ने मॉन्सियर से काम मांगा और उन्हें काम पर रख लिया गया। लुई ने लगभग 16 साल तक वहाँ मेहनत से काम किया और इतने कुशल हो गए कि ग्राहक विशेष रूप से उनके द्वारा बनाए गए बॉक्स ही पसंद करने लगे। लुई विटॉन की कारीगरी और मेहनत रंग लाई जब फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तीसरे की पत्नी एम्प्रेस यूगिनी उनके काम से प्रभावित होकर उन्हें अपना व्यक्तिगत बॉक्स मेकर नियुक्त कर लिया। इस एक घटना के बाद लुई विटॉन का नाम पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया और वे आम बॉक्स मेकर से एलीट और रॉयल क्लाइंट्स तक पहुंच गए। इसके बाद लुई विटॉन ने शादी की और जल्द ही पेरिस में अपनी खुद की दुकान खोल ली। उन्होंने एक सप्लायर से ट्रंक्स बनवाने का काम शुरू किया, लेकिन इससे उनकी उत्पाद की गुणवत्ता गिर गई और शिकायतें आने लगी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने खुद ही ट्रंक्स के उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया। लुई विटॉन ने गौर किया कि यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले बॉक्स का डिजाइन व्यावहारिक नहीं था। पहले ये बॉक्स घोड़ा गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे और इनमें डोम शेप का ढक्कन होता था ताकि बारिश का पानी न रुके। लेकिन जब ट्रेन यात्रा लोकप्रिय हुई तो ये बॉक्स ट्रेन में रखना मुश्किल हो गया क्योंकि वे बहुत भारी और जगह लेने वाले थे। लुई विटॉन ने इस समस्या का समाधान निकाला और फ्लैट टॉप ट्रंक्स का निर्माण किया जो हल्के थे और आसानी से ट्रेन में रखे जा सकते थे। रईस लोगों को यह डिजाइन बहुत पसंद आया और देखते ही देखते ये ट्रंक्स मशहूर हो। उन्होंने ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार ट्रंक्स को कस्टमाइज करना शुरू किया और इस तरह उनका ब्रांड और अधिक लोकप्रिय होता गया। उन्होंने यह भी देखा कि महिलाएं हैंडबैग्स कम इस्तेमाल करती थी क्योंकि उन्हें भारी और असुविधाजनक माना जाता था। लुई विटॉन ने इस समस्या का हल निकाला और कैनवस से हल्के और स्टाइलिश बैग्स बनाए, जिससे महिलाओं के लिए हैंडबैग्स का चलन बढ़ गया। उनकी इस इनोवेशन को एक आविष्कार के रूप में देखा गया और अमीर लोग इस पर भारी पैसा खर्च करने को तैयार। इस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उनकी कारीगरी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। स्वेज कैनाल की ओपनिंग के दौरान जब पूरी दुनिया के व्यापार और यात्रा के नए रास्ते खुले, तब लुई विटॉन के ट्रैवल बैग्स और ट्रंक्स को एक नई पहचान मिली। फ्रांस के उच्च वर्ग के लोग इस बड़े इवेंट में उनके स्टाइलिश बैग्स लेकर पहुंचे, जिससे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। इजिप्ट के वायस रॉय और भारतीय महाराजाओं ने भी लुई विटॉन के ट्रंक्स को पसंद किया और विशेष रूप से कस्टम डिजाइन
किए गए ट्रंक्स ऑर्डर किए। कपूरथला, बड़ौदा और जम्मू कश्मीर के महाराजाओं ने बड़ी संख्या में उनके कस्टमाइज्ड ट्रंक्स मंगवाए, जिससे उनका ब्रांड और प्रतिष्ठित बनता गया। लेकिन फिर फ्रैंको प्रशियन युद्ध शुरू हो गया, जिससे लुई विटॉन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें पेरिस छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ा और इस बीच उनकी वर्कशॉप तबाह हो गई। सारे औजार और सामग्री चोरी हो गए। जो कुछ भी उन्होंने वर्षों में बनाया था वह सब इस युद्ध में खत्म हो गया।